नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप टीचर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आप सभी को टीचर्स के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच मौजूद है गोड्डा के मशहूर फिजिक्स के टीचर आकाश सर। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मंजिल इंडिया के सभी दर्शक को मेरा नमस्कार और मंजिल इंडिया के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। मेरा नाम आकाश कुमार है और हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। आपने पढ़ाना कब शुरू किया था? हम 2021 से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। पहले मेरे पास पहला जब हम स्टार्ट किए थे पहले दिन मेरे पास 5 बच्चे आया था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बच्चा आया था मेरे पास, क्योंकि शुरुआती दौर पर बच्चा विश्वास नहीं करता नए टीचर पर। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद है वो बच्चे आए हमारे पास। हम बोले कि एक बार पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। तो 5 बच्चा से हमने शुरुआत किया। 2 बेंच डेस्क था, उसमें छोटा सा रूम था और उसी से हमने शुरुआत किया था। तो अब तक के पढ़ाने तक में आपको क्या क्या स्ट्रगल का फेस करना पड़ा था? स्ट्रगल का शुरुआती दौर पर जो सबके साथ होता है, जैसे कि रूम रेंट वगैरह देना, ये थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा कठिन था, क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है शुरू से। तो जब हम रूम लिए थे तो रूम रेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि 5 बच्चा और जब बच्चा रहता है और जब नए टीचर होते हैं तो पैसा नहीं हो पाता, फ़ी नहीं मिलता बच्चा से। तो शुरुआती दौर में रूम रेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमको करना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जब कुछ बच्चे हो गए तो हम जो छोटा रूम लिए थे उसमें बच्चा नहीं अटने लगा। तो बाद में फिर हमको रूम नहीं मिलने लगा, तो बहुत सारा दिक्कत हुआ। बाद में फिर बच्चा ही हमको जो हेल्प किया, जो 5 स्टूडेंट था पहला साल का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। बाद में वही स्टूडेंट हमको फिर इधर लेके आए। हम पहले उधर पढ़ाते थे, पथरा रोड में पढ़ाते थे, और बाद में फिर इधर लेके आए घंटा तरफ स्टूडेंट ही बोले कि चलिए सर एक बार इधर आके आप देखिए, क्योंकि आप जैसे पढ़ाते हैं इधर आइएगा तो बहुत जल्दी फेमस हो जाइएगा। तो बोले चलिए। तो इधर आए तो हमको इरफान सर जो है सबसे पहले रूम दिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना जल्दी ग्रोथ कैसे हो गया? इतना जल्दी ग्रोथ हालांकि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है। हम नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि हम 700-800 बच्चा को पढ़ाएंगे। हम मतलब कि इतना जल्दी ग्रोथ होने का कारण ये है कि बच्चा फिजिक्स से पहले से ही डरा हुआ था ठीक है। और हम जब आए तो बच्चा को मतलब कि देखिए फिजिक्स को जो है ना, ऐसा नहीं कि जिस टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो बहुत बढ़िया टीचर हो जाएंगे। फिजिक्स को एकदम स्थिरता से पढ़ाना पड़ेगा, काहे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको एकदम बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। और छोटी छोटी चीज़ों को जो है उसको बहुत बढ़िया से बताना पड़ता है। उसके बाद जो है वो बड़े कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। तो ऐसे बच्चा पसंद करने लगे और धीरे धीरे आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे। तो एक मिट्टी के घर से इस मुकाम तक पहुंचने में आपका क्या क्या स्ट्रगल्स रहा? सबसे बड़ा स्ट्रगल जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा है, कि पैसा का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो सबसे पहले मेरी मम्मी जो बेंच डेस्क लेने के लिए 7,000 रुपया दी थी, 7,000 रुपया, ठीक है। हालांकि मेरे पापा मजदूरी करते थे, ठीक है, और वैसे मम्मी पैसा इकट्ठा करके हमको 7,000 दी थी बेंच डेस्क लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बेंच डेस्क लिए, तो वही बताया कि शुरुआती दौर में 4-5 बच्चा आए, तो उसी से फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन वही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा था, ठीक। और हम बताना चाहते हैं कि घर चाहे कैसा भी हो, बच्चा को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा लीजिएगा तो आपका जो मिट्टी का मकान है उसको महल में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए चाहे मकान मिट्टी का हो, चाहे आप 2 वक्त का रोटी कम खाइए, अपने बच्चा को ज़रूर पढ़ाइए। आपने इतनी पढ़ाई की और इतना मेहनत किया, फिर भी आपने टीचर के प्रोफेशन को क्यों चुना? कुछ खास वजह जो आपको अट्रैक्ट कर दी? हमको टीचर का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि टीचर में जो है ना बच्चा का प्यार मिलता है, और जिस काम में आदमी को मन लगे ना वही काम करना चाहिए। क्लास में जाते हैं, बच्चा से हंसी मजाक करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको उस काम को जो है ना ऐसे बोर नहीं लगता है काम में, और हमको टीचर अच्छा लगता है। आज बच्चों के दिलों में आप राज करते हैं, तो ये आपको कैसा फील करता है? ये बहुत अच्छा लगता है हमको कि बहुत कम टाइम में गुड्डा का जो बच्चा हमको इतना प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगता है हमको। हम ये उम्मीद नहीं किए थे कि हमको इतना कम टाइम में इतना प्यार मिलेगा।
बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? मेरा जो पढ़ाई है वो मतलब 10th तक गांव में हुआ है, बाकी गोड्डा से हुआ है। तो पढ़ाई में आपका क्या क्या स्ट्रगल्स रहा? पढ़ाई में स्ट्रगल कुछ नहीं रहा है, बस वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपने कौन कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी? स्कूल गांव का जो स्कूल है मेरा, गांव के बगल में एक रसोना देवी वनवासी उच्च विद्यालय भलसुंदिया करके एक स्कूल है, जहाँ से हम मैट्रिक किए। बाकी SB SSPS जनजातीय इंटर कॉलेज पथरगमा से जो है हम इंटर किए, और ग्रेजुएशन गोड्डा कॉलेज गोड्डा से किए। क्लास में कभी बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, तो आप उसको बहुत कामली कैसे फेस कर लेते हैं? उसको देखिए क्या करते हैं कि पहले डांटते नहीं हैं डायरेक्टली, उसको इमोशनल कर देते हैं, इमोशनली उसको समझाते हैं तो वो समझ जाता है। हम क्लास में, हाँ, क्योंकि देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम लग जाएगा। अगर हम डांटेंगे ना तो ऐसा नहीं कि वो सुधर जाएगा, और बिगड़ जाएगा। तो हम उसको इमोशनल करके बोलते हैं तो बच्चा अपने आप ही मान जाता है। जैसे भगवान राम को देखिए आप, तो भगवान राम किसी को ऐसे ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलते हैं। अब भगवान राम का बहुत सारे आदमी को बदले हैं, तो उनका जो बोलने का जो है वो बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं, और उनसे जो है ना आदमी ज़्यादा बात को मानते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप पनिशमेंट देते हैं? हाँ, कभी कभी जब बहुत तंग आ जाते हैं तभी पनिशमेंट देते हैं। मारते भी हैं क्लास में? मारते थोड़ा कम है हम। अच्छा। बहुत ज़्यादा जब तंग हो जाते हैं तभी मारते हैं, नहीं तो ऐसे हम जल्दी नहीं मारते हैं। स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए नोट्स बनाने के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, एक सही स्ट्रेटेजी जो बच्चे फिजिक्स को लेके बनाएं? देखिए, नोट्स बनाने का जैसे कि क्लास में जितना बताया गया, और नोट्स में मेरे ख्याल से जो रफ जो करते हैं बोर्ड में समझाने के लिए, नोट्स में उसको भी उतार लेना चाहिए। और जैसे ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं। क्लास में हम जितना पढ़ाए उतना का नोट्स उसी दिन बना लेना चाहिए। और नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में जब आप एग्ज़ाम आ जाएगा उसके लिए जब प्रिपरेशन कीजिएगा तो नोट्स से ही ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। क्लास में जो कॉपी लेके जाते हैं उससे उतना पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है सारा चीज़। और साथ में जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें जो है उस क्लास में जो आपको रफली जो बताया जाता है, एग्जाम्पल वगैरह जो भी दिया जाता है फिगर वगैरह बना के, वो सारी बातों को उसमें जो है नोट्स में उतार लेना है। हम ऐसा करते थे अपना टाइम में, ताकि वो समझने में बाद में दिक्कत ना हो। आपके पहले के टीचिंग स्टाइल और अब के टीचिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस रहा है क्या है कि शुरुआती दौर में मेरे साथ क्या सबके साथ ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में उतना अनुभव नहीं होता है, पढ़ाते धीरे धीरे अनुभव होता है। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि पहले से बहुत अच्छा भी हम पढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था कि देखिए आज तक हम जो है ना क्लास में कभी नोट्स निकाल के कभी बच्चा को नहीं बताएं, नोट्स देख के कभी नहीं पढ़ाएं। भले हम रूम में जो है ना अपना रूम में ही पहले पढ़ के आते थे, उसके बाद क्लास में पढ़ाते थे। ये शुरुआती दौर में ऐसा होता था। अभी क्या होने लगा कि 2-3 साल हम पढ़ाए, बहुत ज़्यादा दिन से हम नहीं पढ़ाए। हम बताए कि 21 से हम स्टार्ट किए हुए हैं, तो 2-3 साल पढ़ाने के बाद अब क्या होने लगा कि रूम में अब हमको उतना पढ़ना नहीं पड़ता है, बुक वगैरह जनरली पढ़ लेते हैं। और पहले जो है कि जितना हमको जो है जो चीज़ बताना होता था हम पहले रूम में तैयार कर लेते थे कि हमको इतना आज बताना है, तो उसी हिसाब से आके फिर हम बताते थे। जो बच्चे वीक होते हैं उसके लिए आप इफ़ेक्टिव लेसन का मास्टर क्लास लगाते हैं क्या, कैसे करते हैं वो? देखिए, जो बच्चा वीक होते हैं ना उनके लिए संडे को जो है हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। संडे को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। संडे को एक्स्ट्रा क्लास देने के साथ साथ हम ऑनलाइन में भी क्लास देते हैं, लाइव क्लास भी देते हैं। और संडे को इसलिए देते हैं क्योंकि बाकी दिन टाइम नहीं मिल पाता है। 11 बजे तक बैच रहता है, इधर फिर 3 से 6 तक बैच रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। दोपहर में खाना वाना भी खाना होता है, इसलिए संडे को जितने भी वीक बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा लेसन जो आपको बदल दिया? देखिए, लाइफ में हम जो प्रभावित हुए हैं रामायण से हुए हैं। क्योंकि देखिए भगवान राम जो है ना, भगवान राम की वो राजा के बेटा थे, वो राजा के बेटा थे। देखिए आजकल क्या करते हैं कि सब कोई बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये कंडीशन है वो कंडीशन है। आज के डेट में ये सुनने वाला कोई नहीं है, ये एक बहाना है कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
और कि जैसे नहीं होता है कि गरीब है तो बहुत दिक्कत होगा, हम नहीं ये कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको कष्ट नहीं होगा ना तब तक पढ़ाई होगा ही नहीं होगा। तो भगवान राम राजा के बेटा थे, अब वो चाहते तो घर में जो है अपने सभी टीचर को, अपने सभी गुरु को बुला सकते थे और दासी एकदम दोनों तरफ से बीना डोलाती और वो बीच में पढ़ने बैठते, हर चीज़ का उसको सुख मिल पाता। लेकिन इसके बाद भी राजा दशरथ उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिए। वो जान रहे हैं कि पेड़ के नीचे में बैठेगा तो बहुत तरह का कष्ट होगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर भेज दिए। तो उससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि कष्ट जब तक नहीं होगा ना तब तक पढ़ाई नहीं होगा। ये एसी रूम में पढ़ाई नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपको हर तरह का सुख मिल रहा है तो ये माइंड जो है ना, माइंड समझ लेता है कि जब हमको सारा चीज़ मिल ही रहा है तो हम कष्ट क्यों करें। और जब कष्ट होता है ना तो ये माइंड भी बोलता है चले पढ़ लो, तब फिर जॉब करेंगे। हाँ पढ़ लो, नहीं तो जीवन भर ऐसा ही रहना पड़ेगा। आजकल के जनरेशन के बच्चे में मोबाइल एडिक्शन हुआ, गेम एडिक्शन हुआ, ये सब में ज़्यादा रहते हैं, तो उससे ओवरकम कैसे करें? ये आजकल का जो बच्चा है रील्स वगैरह में या गेमिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब देखिए ये एक मजबूरी भी है कि उसका जो पेरेंट्स है उसको फ़ोन दे ही देता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास वगैरह करता है। बच्चा जो है घर में लेता तो फ़ोन है ऑनलाइन क्लास करने के बहाने, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, रील्स देखने लगते हैं। अब रील्स देखते देखते उसको मन करने लगता है कि नहीं हम भी रील्स बनाए, हम भी फेमस होए। तो वो पढ़ाई को ऐसा, देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि रील्स बनाना गलत चीज़ है, आजकल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन एडिक्शन नहीं होना हाँ अब देखिए आप कोई भी फील्ड में जाइए, जरूरी है कि कम से कम आप 11-12 पढ़ लीजिए। 11-12 पढ़ने के बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना है जाइए। अब सिंगिंग करना है, रील्स बनाना है, या यूट्यूबर बनना है, गेमर बनना है, जो भी बनना है वो कीजिए, कोई भी काम खराब नहीं होता है। रील्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन 11-12 को एकदम मन लगा के पढ़ लीजिए। आप भी गेम खेलते थे क्या? हाँ हमको गेम का आदत था। ये बात है कोरोना काल का 2020 से पहले हम जो फ्री फायर का हमको बहुत तगड़ा वाला आदत लग गया था। तो फिर कैसे आप ओवरकम किए? बताते हैं। और गेम हमको ऐसा लत लगा था कि उसमें जो है ना टॉपअप आता था 10 रुपया का, उसमें डायमंड खरीदने का ऑप्शन आता था। तो और फ्री फायर हमको लगता था कि क्या पता है, वही एक लक्ष्य बन गया था, दिन रात सुबह शाम उसी के बारे में सोचना है कि हेडशॉट कैसे मारेंगे। उसमें एक आता है हेडशॉट, वन टैप, ये सब रिसर्च करते थे और खेलने में ठीक थे, बढ़िया खेल लेते थे। तो और जो जितना बढ़िया खेलेगा उसको ना उसमें रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलता है। जैसे जो भी बाकी जो गेमर है ना उसको अपने टीम में उसको बुलाया जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है कि भैया मेरे साथ खेल लीजिए, भैया मेरे साथ खेल लीजिए, तो वो भी एक अच्छा लगने लगता है, तो और ज़्यादा ध्यान देने लगता है। ठीक है, तो हम काफ़ी पैसा भी फ्री फायर में लगा दिए थे। उसमें बंडल आता है, गन स्किन वगैरह आता है, ये सब खरीदने में हम काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके थे। तभी हम क्लास स्टार्ट नहीं किए थे, तो खेलते थे। बाद में पता चला कि इसमें कुछ चीज़ मतलब कि समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर बर्बाद ही होगा। और जो भी बच्चा गेम खेलता है, हम आपको बता दें कि अगर आपको गेम खेलना ही है तो फ्री फायर वगैरह ऐसा नहीं खेलिए। आपको क्रिकेट, फुटबॉल ये सब चीज़ खेलिए जिसमें आपका शरीर भी अच्छा रहे। आउटडोर गेम, हाँ आउटडोर गेम खेलिए। और फ्री फायर एक लत है ये, और गंदा वाला लत है, इससे बचिए थोड़ा। और अगर खेलना ही है ना तो 11-12 कर लीजिए। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि फ्री फायर में भी जो है ना टूर्नामेंट होता है, और फ्री फायर में भी जो है ना अपना देश को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे देश जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया में गेम होते हैं फ्री फायर का टूर्नामेंट होता है। अलग अलग कंपनी वाले जैसे कि आईटेल, इंटेल, ये सब कंपनी वाले जो है ना गेम करवाते हैं। तो जैसे कि एक ना बहुत फेमस गेमर है अज्जू भाई करके, टोटल गेमिंग, ज्ञान गेमिंग, ये सब जो है ना ये सब काफ़ी गेम के ही फील्ड में है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो उनको देखकर बच्चा जो है प्रेरित हो जाता है कि उसके तरह हम भी बनेंगे। देखिए वो एक शुरुआती दौर था, वो लोग फेमस हो चुका है, अभी उसको देख के आप ऐसा कीजिएगा तो भी फेमस नहीं होगा, सिर्फ फ्यूचर बर्बाद ही होगा। इसीलिए गेम खेलने से थोड़ा बचिए। आपकी शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई है अभी। कब करेंगे? अब बच्चे का सवाल है कब हाँ करेंगे? शादी करने का तो मन है, अब घर वाला को कोई बताए तब तो। अब ये पॉडकास्ट के माध्यम से अगर घर वाला तक ये वीडियो पहुँचे तो मम्मी पापा ध्यान दे। अब हम अपने घर से तो नहीं है ना बोलेंगे कि शादी करा दीजिए मेरा। बच्चे लोगों को बोलिए बोलने के लिए। हाँ अब घर वाला अगर कराए तो कर लेंगे, शादी तो करने का मन है मेरा। अरेंज मैरिज करना है या लव मैरिज? लव मैरिज ही मेरे ख्याल से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि
नहीं, लव मैरिज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना दहेज का सिस्टम जो है ख़त्म होता है। मतलब दहेज के खिलाफ है आप? हाँ, दहेज के खिलाफ है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे जिनका बेटी है, ये भ्रूण हत्या किसके कारण हो रहा है? दहेज के ही कारण हो रहा है। तो थोड़ा बोझ लगने लगता है, यही दहेज की वजह से ही बेटियां जो है बोझ लगने लगता है। तो लव मैरिज होता है तो क्या होता है, इसमें पैसा नहीं लगता है, तो दहेज बच जाता है, दहेज देना नहीं पड़ता है, और जो खुशी से मिले वो ले लेंगे, जो अपने तरफ से वो दे गिफ्ट के रूप में वो ले लेंगे। अच्छा, पूरे इंडिया में अधिकतर लोग लड़का लड़की के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, बर्बाद ये जो जैसे नहीं होता है कि आप सुने होंगे कि जो उम्र करियर बनाने का होता है वही उम्र में प्यार भी हो जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बचना पड़ेगा, ठीक है। लव ठीक है, लेकिन जो है ना जब आप मैच्योर हो जाएं तब ठीक है। लव मैरिज ऐसा नहीं कि घर वाला इसके खिलाफ जाएंगे। जब अपने लाइफ में अगर आप सक्सेस हो जाएं तो आप जिससे चाहें घर वाला को बोलिए उससे शादी करा दे। और अभी जो ये बच्चा का जो प्यार है ये कुछ दिन तक ही रहता है। 9th से बात कर रहा है, 11th 12th में आया गोड्डा में, फिर अगर उससे अच्छा कोई देखा तो फिर उससे फंस गया। तो ये सब होते रहता है, इसीलिए जो है ना अभी थोड़ा मैच्योर हो जाइए। क्योंकि देखिए लड़की लोग क्या होती है कि लड़की लोग अभी नहीं समझ पाती है। जैसे लड़का लोग आया किसी का R15 मांग के या DSLR ले लिया तो लड़की लोग एकदम फिदा हो जाती है और नंबर शेयर कर देती है, और उसको लगता है कि यही जो है ना मेरे लिए परफेक्ट है। और ये उम्र ऐसा है ना, उसको लगता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं ना ये एकदम सही है, इसी में एकदम ज़िंदगी है। क्योंकि वास्तविकता कुछ और है। वो रील्स में देखा है कि साथ में बात करते, साथ में रहते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जब वास्तविक जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, जब वो फेस करता है, तब जाके उसको रियलिटी पता चलता है कि जीवन जीना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा वैसा का भी ज़रूरत होता है। तो क्योंकि दोनों आ जाएगा तो दोनों का बहुत तरह का ज़रूरतें होगा, वो सब कहाँ से पूरा हो पाएगा। इसीलिए 11th 12th और 9th 10th में थोड़ा सा बच के रहिए। और उसके बाद जो है 11th 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाइए, जब मैच्योर हो जाइएगा, उसके बाद प्यार कीजिए, लव कीजिए। हालांकि तब तक कोई खाली नहीं रहेगा आपके लिए। सुने आप हर एग्जाम्पल में बसंती का नाम लेते हैं, क्या है इसका हाँ, राज? ये बहुत बच्चा अक्सर बोलता है बसंती जो है फेमस कर दिया। इसके पीछे कहानी है कि हम जो है ना एक चैप्टर बताया करते थे, रिलेटिव मोशन टॉपिक हम बता रहे थे। उसमें ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके एक चीज़ होता है, वो बता रहे थे। उसमें 2 ऑब्जेक्ट हम माने थे, ऑब्जेक्ट ए और बी, और उसमें एक पेड़ हम माने थे वहाँ पर, ठीक है। तो बोले थे कि देखिए पेड़ के सापेक्ष में मेरा दूरी, हम ए एगो ऑब्जेक्ट माने थे और एगो बी माने थे। तो बच्चा लोग बोला कि सर ए फॉर आकाश बोल दीजिए क्योंकि मेरा नाम आकाश है, और बी फॉर बसंती बोल दीजिए। तो तभी से जो है ना बच्चा ए फॉर आकाश और बी फॉर बसंती बोल के फेमस कर दिया। ऐसा वास्तव में कोई बसंती जैसा चीज़ नहीं है मेरे जीवन में। प्रयास बहुत रहा है लेकिन कोई मिल जाए। हाँ, बसंती मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बच्चे की तरफ से एक क्वेश्चन है। हाँ, 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4, फिर 3 + 3 = 6, लेकिन 3 × 3 = 9 हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात है इसमें, और इसमें सोचना पड़ेगा। ये रील्स का क्वेश्चन है तो इसमें सोचने वाली बात है, आप सोचिए इसमें। बच्चे पे छोड़ देते हैं। हाँ, बच्चे पे छोड़ देते हैं ये। आपका इतना जल्दी तरक्की में किसका हाथ रहा? तरक्की में हम सबसे पहले स्टूडेंट को ही क्रेडिट देंगे, क्योंकि स्टूडेंट मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे भैया हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। तो हम अपने भैया को भी क्रेडिट देंगे। मेरे सक्सेस के पीछे का जो क्रेडिट है मेरे भैया को भी जाता है। आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं बच्चों को? हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जितना संभवतः हो पाता है हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं, और ऐसे बताते हैं जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्टूडेंट के मन में जो है ना वो एनिमेशन की तरह चलना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि तार में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसके मन में एक एनिमेशन चलना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, सीधा कर रहा है या इधर उधर होके चलता है, ऐसे। आपके स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स किंग कहते हैं, क्या ये सच है? ये तो बच्चा का प्यार है जो बोलते हैं, बाकी किंग कुछ नहीं है। हम सिंपल सा एक स्टूडेंट है और बच्चों को समझाने और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चा का अपना प्यार है जो कि हमको फिजिक्स किंग करके बुलाते हैं।
जैक बोर्ड में बच्चे फिजिक्स से बहुत डरते हैं, तो आप उसको कैसे समझाते हैं? डरने का बहुत सारा कारण है। जैसे कि बच्चा फिजिक्स में क्यों डरते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और फिजिक्स देखिए क्या है कि फिजिक्स एक तरह से मैथ ही है। फिजिक्स में 90% मैथ के ही इक्वेशन यूज होते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ बच्चा जो है वो बायोलॉजी रख लेते हैं। अब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा फिजिक्स में कठिनाई होती है। अब जैसे कि 11th में बच्चा सीरियस नहीं होता है पढ़ाई को लेकर, और फिजिक्स में ऐसा है कि जब तक आपका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ है कि फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो बच्चा को आना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चा क्या करता है कि शुरुआत में क्लास छोड़ देता है वो, अब जबकि शुरू में ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स बताया जाता है। देखिए फिजिक्स को समझने के लिए जो है ना 2 ही 3 चैप्टर काफ़ी है। पूरा फिजिक्स अगर समझना है तो 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए। जैसे कि पहला हुआ कि बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। फिजिक्स में हर जगह पर यूज होता है। फिजिक्स का रीढ़ का हड्डी आप बोल सकते हैं कि कैलकुलस है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। दूसरा है वेक्टर और कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, ये सब जो क्लियर कर लिया तो उसको फिजिक्स में आगे चल के दिक्कत नहीं होने वाला है। और जितना भी क्लास में बताया जाता है उतना चीज़ को उसी दिन बच्चा को पढ़ लेना है फिजिक्स में। अगर 2 दिन भी अगर बच्चा लेट कर देता है तो उसको आगे चल के फिर समझ में नहीं आने लगेगा। यही कारण है कि फिजिक्स से बच्चा डरता है, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता है। और जो बच्चा मेहनत करता है देखिए फिजिक्स से प्यार हो जाता है। फिजिक्स का पहला लेटर पी से शुरू होता है और प्यार का भी पहला लेटर पी से शुरू होता है। और प्यार को भी अगर टाइम देगा तो अच्छा मज़ा आएगा, और फिजिक्स को भी टाइम दीजिए तो मज़ा आएगा, और दोनों को अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो दोनों रुलाएगा। बस वैसा ही है। तो आपने अपना फिजिक्स का करियर क्यों चुना? फिजिक्स का देखिए मेरा पहले जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ था। तो जब हम गांव के स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो हम इकलौता थे जो कि मैथ में सबसे अच्छा थे। तो हमको लगता था कि मैथ में हमसे आगे कोई नहीं है। जब गोड्डा आए तो देखे यहाँ 1 से कास्तुर्रम सब है, तो बोले कि नहीं, मैथ तो बढ़िया से हमको समझ में आ ही रहा था। जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू किए ना तो हमको लगा कि सीखने वाला जो चीज़ है ना वो फिजिक्स में है। मैथ एक लैंग्वेज है फिजिक्स का। मैथ जो है ना एक लैंग्वेज है जो कि फिजिक्स में यूज होता है। लॉजिक जो है वो फिजिक्स में है। इसमें हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये लाइट जल रहा है क्यों जल रहा है, जैसे कि बहुत सारे कि ये प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को जानने का इच्छुक जिसको है उसको फिजिक्स में मज़ा आएगा। और हम जब धीरे धीरे जब समझने लगे कि कोई भी चीज़ कैसे काम कर रहा है, जैसे वीडियो ही बन रहा है तो ये वीडियो क्या है, वो कैसे कि हम कैसे देखने लगते हैं, उसमें मेरा आवाज़ यहाँ से दूसरी जगह कैसे चल जाता है, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ को जानने का जब मौका मिलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए हम फिजिक्स को ही चुने। तो 11th और 12th के बच्चे अक्सर क्या ऐसा गलती करते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? 11th और 12th के बच्चा यही गलती हम आपको भी बताए कि 11th-12th का बच्चा यही गलती करते हैं कि वो 11th को सीरियस लेते ही नहीं है। और जब क्लास शुरू हो जाता है उसके बहुत दिन के बाद आता है। ठीक है, और एक गलती करता है कि बच्चा क्या करता है पता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो सोचता है कि हम जो है ना ये संडे अब ख़त्म हो जाएगा ना तो मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे। अब मंडे में अगर किसी तरह डिस्टर्ब हुआ तो बोलता है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही पहला चैप्टर आएगा तो एकदम शुरू से एकदम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तब तक कोई त्यौहार आ जाता है तो त्यौहार आता है उसको लगता है कि अच्छा रुको दुर्गा पूजा तो खत्म होने दो, उसके बाद देखना पढ़ना शुरू करेंगे ना, एग्जाम पर पढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसे करते करते क्या होता है कि उसका पीछे का बहुत सारा चीज़ छूट जाता है, जिसके कारण आगे उसको समझ में नहीं आने लगता है। इसीलिए हम सभी बच्चा को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो कहीं भी अगर आप जाते हैं तो एकदम शुरू से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए। देखिए फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। क्या जैक बोर्ड के बच्चे भी नीट जेईई का प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी? हाँ, प्रिपरेशन देखिए जब आप अभी से जो है ना, जैसे कि एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, अभी से न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो नीट वगैरह में वो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करके रखना है। ठीक है, जैसे बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी भी परिभाषा को याद कर लेते हैं, टीचर उसको बताते भी वैसा है, याद कर लिए, उनका नंबर आ जाता है, वो खुश हो जाता है। बोर्ड में नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं
तो वो अगर नहीं भी पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी क्लास करेंगे तो वो नंबर ले आएंगे। ठीक है, मायने रखता है कि आप कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से क्लियर कर लिए तो आराम से जेईई नीट निकल जाएगा। जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, एवरेज बच्चे जो होते हैं जो फिजिक्स से डरते हैं, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब उसको फिजिक्स में मज़ा आने लगे, आप किस तरह से उसको पढ़ाएंगे? देखिए, फिजिक्स से जो बच्चा डरता है ना, देखिए फिजिक्स जो वीक बच्चा होते हैं उनको डायरेक्ट जो है ना बहुत बड़ा बड़ा बात बोल के नहीं समझाना चाहिए। उसको पहले छोटा छोटा बात लाइफ से जोड़ के, उसको जीवन से जोड़ के उसको समझाना पड़ेगा, तो बच्चा को समझ में आने लगता है। और जैसे उस बच्चा को समझ में आने लगा कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट अगर समझ में आने लगा तो अपने आप ही उस सब्जेक्ट में उसको रुचि बढ़ जाता है। आपकी क्लास में कुछ ऐसा इमोशनल या फनी किस्सा जो आप हाँ, एक बार फनी हुआ था कि ऐसे हम सुने थे कि सबके जैसे नहीं बोलता है कि आजकल जो है ना मतलब क्लास में सभी स्टूडेंट को भाई की तरह समझिए, छोटा भाई की तरह। तो हम बोले कि देखिए आज के बाद जो है ना सब बच्चा हमको भैया बोलना। तो अब वो लोग को हम बोल दिए ऐसा, तो सब बच्चा पूछने लगा कि भैया भाभी कैसी है, भैया भाभी कैसी है, इस चीज़ को सब कोई पूछने लगा। तो हम फिर बोले कि भैया अब नहीं बोलना कोई, सर ये बोलना। आपके हिसाब से एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से अच्छा टीचर वो होते हैं जो सबसे पहले स्टूडेंट के मजबूरी को, सबसे पहले जो है ना सब्जेक्ट को समझने से पहले स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। अच्छे टीचर वो होते हैं कि बच्चा कैसा है उसके हिसाब से उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, एकदम जीरो से उसको शुरू करना पड़ेगा। और सिर्फ अच्छा पढ़ाने से ही अच्छे टीचर नहीं होते, उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। यही अच्छे टीचर के गुण होते हैं, और क्या। आपके स्कूल लाइफ में कोई लव स्टोरी या कोई क्रश ऐसा कुछ था? लव स्टोरी तो नहीं था, लेकिन स्टोरी है। लव स्टोरी क्या नहीं स्टोरी था? है। स्टोरी हम बताते हैं शुरू से। हम बीच में जो है ना पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्लास 9 तक पढ़ के बीच में पढ़ाई छोड़ दिए। मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल जो है हम बैठ गए, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमको मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। स्कूल में उस तरह का वैल्यू भी नहीं मिल रहा था। कोई हमको दोस्त भी नहीं बनाना चाह रहा था, तो हमको उतना मन नहीं लग रहा था। और साइकिल भी जो है ना उस तरह ढंग का नहीं था, तो हमको लाज लगता था स्कूल जाने में। इसीलिए हम, और तभी उतना मैच्योर नहीं थे, तो मतलब नहीं जाते थे स्कूल। उसके बाद मेरे भैया जो है वो मोटिवेट हमको एक दिन किए, तो हम फिर गए क्लास, स्कूल गए, नाम काट दिया था, बोले कि नाम लिख दीजिए मेरा। तो नाम लिखाए। उसके हमको जो है ना शुरू में सबसे पहले जो है ना मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था। उसके बाद हम एक टीचर थे संतोष सर करके, उनके पास हम गए थे पढ़ने, और वो सर मेरे पीछे बहुत मेहनत किए हुए हैं। हम हालांकि मैथ में पहले कमज़ोरी थे, तो 9th से एकदम शुरू से हमको वो सर मैथ बताया। उसके बाद जो है ना मैथ हमको फील आया। उसके बाद हम स्कूल जब गए ना, स्कूल में जब सर कोई भी चीज़ बनाने देते थे मैथ में, तो हम वो पहले बना देते थे। तो स्कूल में जितने भी लड़की या लड़के जो भी है, अब सब मेरा दोस्त बन गया, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछने के लिए आता था। और जो क्लास में जो बच्चा ज़्यादा जवाब देता है ना, तो टीचर भी जो है ना उस स्टूडेंट का फेवरेट हो जाता है। तो टीचर भी ज़्यादा वैल्यू देने लगे थे, जिसके कारण जो है ना सब कोई हमसे दोस्ती करना चाहने लगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो हम समझ लीजिए कि एकलौता कृष्ण कन्हैया थे, और बाकी चारों तरफ गोपियाँ ही गोपियाँ थी। लेकिन मन में तो था, लेकिन जो है ना मेरा ये आदत है कि लड़की से थोड़ा हमको डर लगता है बोलने में। ठीक है, जैसे अभी तो हम यहाँ पर पढ़ाने लगे तो बहुत डर हमको टूट गया, नहीं तो लड़की के सामने हम ऐसे बैठ के बोल नहीं पाते कुछ। तो उसी तरह वहाँ पर भी रहा, स्कूल में भी रहा, मन बहुत था कि हमसे भी कोई बात करे। ठीक है, बात तो ऐसे एज अ फ्रेंड सब कोई करती थी, लेकिन ऐसा गर्लफ्रेंड जैसा कोई नहीं थी। ठीक है, एक लड़की थी, हम सोच रहे थे कि ये गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन आज तक बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद उसका शादी लग गया, हालांकि वो इनवाइट भी की थी हमको लेकिन इतना हिम्मत थोड़े कि उसका घर चल जाए हम, फिर उसका घर वाला पूछे कि कौन है लड़का, तब तो हम नहीं गए थे, था क्रश। सर, आप बायो स्टूडेंट को बायो पावर के नाम से क्यों बदनाम किए? देखिए, बदनाम नहीं किए हैं। ये बच्चे की तरफ से क्वेश्चन आया है। हाँ, ये बच्चा हमको भी अक्सर ये बोलते हैं, बायो पावर हम बोलते हैं, क्योंकि बायो पावर जो है ना एक केमिकल आता है
धान उन में देने के लिए बायो पावर एक पाउडर जैसा आता है कि अगर धान उन में कीड़ा लग गया हो ना, वो बायो पावर एक बार दे दीजिए, सब कीड़ा मर जाएगा। ठीक है, तो वही से बायो पावर हम बोलते हैं बच्चा को। हालांकि इसमें बदनाम नहीं, एक मजाक करते हैं हम क्लास में। तो बायो पावर कभी कभी गुस्सा में भी बोल देते हैं, क्योंकि देखिए छोटा छोटा चीज़ है, मैथ वाले स्टूडेंट जवाब दे देते हैं जनरली, छोटा छोटा चीज़ है जो कि जैसे अगर हम बोले कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना है, तो कुछ भी बोल देगा, 0 बोल देगा, 1 बोल देगा, 2 बोल देगा, ऐसे बोल देता है। जैसे अगर हम बोल दिए कि बेलन का परिक्षेत्रफल क्या था, तो कुछ से कुछ बोल देगा। तो ऐसे हम थोड़ा सा मजाक करते हैं कि बायो पावर करके ऐसे बुलाने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि देखिए बायोलॉजी मेरे पर जो है ना, बच्चा सोचता है कि हम बायोलॉजी से नफरत करते हैं। देखिए बायोलॉजी बहुत अच्छा विषय है, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और बायोलॉजी रियल में जो है ना, हर किसी इंसान को बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि शरीर के बारे में उसमें पता चलता है। कम से कम आप अपने हेल्थ के बारे में तो ख्याल रख सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आप भले ही जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो बायोलॉजी का ही पड़ेगा, अपने हेल्थ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। जो भी हम क्लास में बोलते हैं मजाक से करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग का सारा चीज़ स्टूडेंट ही है, भाई बहन जो भी है, दोस्त है, सब स्टूडेंट ही है। तो मजाक हम लोग का ज़्यादातर टाइम क्लास में ही बीतता है, तो मजाक भी हम लोग स्टूडेंट से ही करेंगे, और कहाँ जाएंगे मजाक करने। सही बात है। हाँ, तो इसीलिए क्लास में ही हम लोग मजाक करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल से बोलते हैं कि बायो खराब सब्जेक्ट है। बायो बहुत बढ़िया विषय है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कॉपी चेक करते टाइम, टेस्ट कॉपी चेक करते टाइम कुछ फनी ऐसा आंसर जो आपको हंसा दिया? बच्चा देखिए बहुत शरारती बच्चा है, बहुत तरह का, मतलब कोई गाना लिख देते हैं, जैसे कुछ तैयारी जो नहीं किया हुआ है उसको हम एकदम फोर्स कर देते हैं कि नहीं टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब वो क्या लिखे, कुछ से कुछ लिख देता है। जैसे एक बच्चा नाम लिख दिया था, कुछ लिखा था राकेश मोहम्मद सिंह शाह पंडित, ऐसे करके बहुत लंबा नाम लिख दिया। हाँ, पूरा सब टाइटल दे दिया था। हाँ, उसके बाद बेस्ट टाइम दे दिया था 12 से 1, उसके बाद तारीख दे दिया था, कुछ दे दिया था क्या दिया था, मतलब कि 40-45 तारीख, ऐसे करके कुछ से कुछ मतलब लिख दिया था। तो मतलब बच्चा शरारत ऐसे करते रहते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं। कभी कोई भोजपुरी गाना वगैरह लिख देते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि टेस्ट में वो जान रहा है कि अगर हम लिख भी दिए तो ऐसा थोड़ी कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया कुछ होगा। वो तो टेस्ट है, जान रहा है कि ये अब की टेस्ट ख़राब गया तो अगला टेस्ट बढ़िया से देंगे। बाद में वो लिख भी देते हैं कि सर तैयारी नहीं था। हाँ, तो इसीलिए हम ये लिखे, बाकी अगले बार से अच्छा से टेस्ट देंगे। अक्सर LIC और AIP को साथ में देखा जाता है, तो बच्चे का कहना ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए गोड्डा में बहुत इंसान से मिले, लेकिन लक्ष्मण सर के साथ मिलने के बाद हमको एक अलग अनुभव मिला। और लक्ष्मण सर और मेरे में जो रिश्ता है ना, कोई दोस्त का रिश्ता नहीं है। लक्ष्मण सर और मेरे में एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। टीचर और स्टूडेंट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण सर हमको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं, और मेरे गलतियों में लक्ष्मण सर डांटते हैं, क्योंकि हम जहाँ पढ़ाते हैं, लक्ष्मण सर जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर हम भी पढ़ाते हैं। तो जो हम पढ़ाते हैं या कहीं हमसे अगर मिस्टेक होता है कि स्टूडेंट से आपको ऐसा बोलना है, और कहीं हमसे अगर मिस्टेक हो जाता है तो लक्ष्मण सर हमको डांटते हैं और वो बताते हैं कि आपको ऐसा बोलना है, स्टूडेंट से ऐसा। जैसे कि देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिश्ता जिस तरह है ना, उस तरह रिश्ता समझ लीजिए मेरा और लक्ष्मण सर का भी है। तो सारा केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या है, फिजिक्स से ही रिलेटेड है सारा चीज़। तो जैसे एटॉमिक चैप्टर में जैसे कहीं कहीं पर हमको सर बताते रहते हैं बॉन्डिंग वगैरह के बारे में, जो बताते रहते हैं कि बॉन्ड क्या है नहीं है, उसके बारे में हमको समझाते हैं और टिप्स भी देते हैं, कुछ ट्रिक भी बताते हैं कि बच्चा को ये ट्रिक दीजिए अच्छा लगेगा। तो काफ़ी हेल्प किए हैं लक्ष्मण सर, और मेरे सफलता के पीछे लक्ष्मण सर का काफ़ी योगदान रहा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लक्ष्मण सर को। और सुनिए एक बात और बताते हैं ये स्टोरी कि जब हम शुरू में जब आए थे ना यहाँ पर, तो मेरे पास कम बच्चा था। लक्ष्मण सर काफ़ी फेमस है गोड्डा में। हाँ। तो यहाँ पर जब शुरू में आए थे तो इरफान सर हमको रूम दिए थे। इरफान सर का भी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने हमको रूम दिया था यहाँ पर, और इरफान सर भी लक्ष्मण सर के बगल में ही पढ़ाते हैं। तो हमको हिम्मत नहीं होता था कि हम लक्ष्मण सर से जाके कुछ बोल लें। लक्ष्मण सर बाहर निकलते थे, हम तभी तो 4-5 बच्चा था, तो सर भी उतना नहीं जानते थे, लेकिन हमको बड़ा मन में था कि एक बार अगर हम लक्ष्मण सर से मिल लें, या अगर मेरे साथ अगर लक्ष्मण सर के साथ अगर हम घूम लेना तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, ऐसा हमको लगता था। और
बहुत हमको लगता है कि एकदम कि अगर लक्ष्मण सर के साथ में अगर बैठने का हमको अगर मौका मिल जाए ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो और अब बोलने का हमको हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि हम लक्ष्मण सर को कुछ बोल पाएँ। तो धीरे धीरे हम तो नहीं बोल पाए, लक्ष्मण सर ही हमको जो है धीरे धीरे अब बोलने लगे। और उस इंसान में जो है ना जरा सा भी एटीट्यूड नहीं है इतना फेमस होने के बाद। नहीं तो देखिए मेरे जैसा छोटे टीचर को उन्होंने इतना वैल्यू दिया। हम अगर सर को नहीं देखे और पहले अगर सर हमको देखे तो गुड मॉर्निंग सर बोल देते हैं। हमको सर बोलते हैं तो हमको ख़राब लगता है। क्या कि लक्ष्मण सर एक तरह से एक तो मेरे टीचर के योग्य है ही, और वो एक बड़े भैया की तरह भी है, क्योंकि मेरे गलतियों में सर हमेशा हमको डांटते हैं और बताते हैं कि आपको ऐसे बताना है वैसे बताना है। तो इसीलिए और साथ में पढ़ाते हैं तो इसीलिए हम लोग साथ में अक्सर घूमते हैं। एक लाइन में अगर फिजिक्स को डिफाइन करने बोला जाए तो फिजिक्स नेचर है, फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स प्रकृति है। और एक बात बताते हैं, देखिए हम अक्सर ये क्लास में बोलते हैं कि फिजिक्स मतलब प्रकृति और प्रकृति मतलब माँ। प्रकृति मतलब क्या होता है? माँ होता है। क्योंकि अब भागवत कथा या कहीं सुने होंगे तो देखिएगा माँ, प्रकृति को जो है ना माँ से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रकृति ही माँ है। तो फिजिक्स मतलब प्रकृति और प्रकृति मतलब माँ। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का तुलना डायरेक्ट किससे किया गया है? माँ से किया गया। और दुनिया में माँ से पावरफुल कोई नहीं है, तो इसका मतलब फिजिक्स से भी पावरफुल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। फिजिक्स से पावरफुल ऐसे भी देखिए कि जितना भी एटॉमिक बम हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, जो भी टेक्नोलॉजी वो ज़्यादातर किस में है? फिजिक्स में ही है। आपको टीचर बनने में सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या किया? किससे इंस्पायर हैं या मतलब क्या? हाँ, क्या घटना ऐसा था या कुछ ऐसा बात जो आपको इंस्पायर किया कि आप टीचर बने? अच्छा ठीक है, हम अपने जो बरजेश सर हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। उनको जब हम पढ़ाते हुए देखते थे ना तो, और जो बच्चा उनको रिस्पेक्ट करते थे, जो इज्जत देते थे, तो हमको लगता था कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं ना, काश हम भी ऐसे पढ़ाते और बच्चा को फिजिक्स समझा पाते हम भी, तो हमको बड़ा अच्छा लगता। और फिजिक्स से तो हमको प्यार था ही, तो सोचे कि नहीं फिजिक्स का ही टीचर बना जाए और बच्चा को फिजिक्स एक अलग तरीके से बताया जाए। जैसे कि देखिए धीरे धीरे जो ना बच्चा में जो फिजिक्स का डर खत्म हो रहा है, तो ये जो बच्चा का प्यार मिलता है, ये सब चीज़ को देखते हुए जो है ना लगता है कि नहीं टीचर ही बनना चाहिए। टीचर क्या है? प्यार का भूखा है। बच्चा प्यार करता है तो अच्छा लगता है उसको, बस यही है। बच्चे जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं या फिर उनको क्या सलाह देंगे? देखिए डीमोटिवेट होता है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं क्लास में, और अक्सर बच्चा डीमोटिवेट स्टूडेंट नहीं, हर कोई डीमोटिवेट हो जाता है। हम लोग भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप मोटिवेट तो देखिए आप अगर आपको कोई दूसरा मोटिवेट करता है तो आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, या मोटिवेशनल अगर आप वीडियो देख लिए तो कुछ क्षण के लिए आप मोटिवेट होंगे, फिर से वही होगा। तो अपने स्थिति और परिस्थिति से जो मोटिवेट हुआ ना वो हमेशा मोटिवेट रहेगा। अपने घर का स्थिति देखिए, अपना स्थिति देखिए, उस चीज़ को देख के जो है आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, तो आप हमेशा मोटिवेट रहिएगा। फिजिक्स में क्या क्या करियर बना सकते हैं? फिजिक्स में बहुत सारे करियर है। पहली बात तो जनरल कंपटीशन में फिजिक्स का ज़रूरत है ही। एयरफोर्स वगैरह में फिजिक्स का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद आप इसरो में जा सकते हैं, अगर हायर फिजिक्स अगर पढ़ लिए। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं आप फिजिक्स पढ़ के, तो काफ़ी करियर्स हैं। और अगर आप ज़्यादा अगर हायर पढ़ लीजिएगा तो और भी ज़्यादा क्या कहता है IIT करके, इंजीनियरिंग करके आप जा सकते हैं। आपका क्लास में फेमस डायलॉग क्या है? फेमस डायलॉग क्लास में ऐसा कोई खास फेमस डायलॉग नहीं है। कुछ तो होगा। क्लास छुट्टी होते समय जब है ना हम बोलते हैं, अक्सर क्लास जब ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता दीजिए। देखिए क्लास जब ख़त्म होता है तो हम बोलते हैं क्लास में कि आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है। ऐसे बोलते हैं अक्सर हम छुट्टी होने के बाद। आपका टीचिंग सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटर है? मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ही दूसरे का कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि हम बाद में आए हुए हैं। कॉम्पिटिटर हम ही हैं दूसरे का, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को आप क्या कहेंगे? एजुकेशन सिस्टम में तो सुधार होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी 11th का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे चीज़ है। झारखंड में बहुत सारी कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में,
और जैसे कि टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होना, पेपर लीक हो जाना, इससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि पढ़ लिख के क्या ही होगा। अब देखिए कि वैकेंसी नहीं निकल रहा है टीचर के लिए, हम खुद इसके लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी। अब हम लोग भी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हाई स्कूल का वैकेंसी निकला था 2016 में, अभी तक नहीं निकला हुआ है। तो इससे बच्चा जो है ना, अब कितना दिन तक खाली बैठा रहे। कोई समझ लीजिए कि अगर एक ही चीज़ पर वो आश्रित है तो वो कितना दिन तक खाली बैठा रहे। तो उसका घर का भी अगर कंडीशन ख़राब है तो उसको तो लास्ट में पढ़ाई लिखाई छोड़ना ही पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम पर जो है सुधार बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सरकारी टीचर बन जाते हैं तो क्या आप फिर ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे? सरकारी टीचर अगर हम बन जाते तो ऑफलाइन नहीं रखते, लेकिन ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। क्योंकि इसमें जो मज़ा है ना वो सरकारी में नहीं आएगा। सरकारी में है कि एक सिक्योर है, ठीक है, कि हाँ अब हो गया तो बाद में कुछ भी दिक्कत होगा, पैसा वैसा का प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो प्राइवेट टीचर हैं, जब तक हम लोग का शरीर में ताकत है तब तक तो पढ़ा लिए, बीमार हो गए या कुछ हो गए तो हम लोग का इसमें जो है दिक्कत हो सकता है। और जब तक पढ़ाएंगे तब तक पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे पैसा नहीं मिलेगा। और सरकारी में क्या है कि अगर हम मर भी जाए तो भी पैसा मिलते रहेगा। तो ये एक सरकारी में है, लेकिन जो मज़ा है पढ़ाने में वो प्राइवेट में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि प्यार जो है ना प्राइवेट को ही ज़्यादा मिलता है। अभी दुमका में एग्ज़ाम कॉपी जलकर राख हो गया, तो क्या इसमें सरकार की लापरवाही है? देखिए दुमका में कॉपी नहीं जला है, स्टूडेंट का फ्यूचर जल गया है। और सिर्फ वही स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं जला जिसका कॉपी जला, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का भी, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता लेता है उसका कॉपी लीक कर देता है। तो जो बाकी बच्चे जो तैयारी किए हुए हैं, जो मेहनत किए हुए हैं, उनका क्या होगा? तो ऐसे भी फ्यूचर जला हुआ झारखंड में। इस सब चीज़ पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पर। हालांकि झारखंड का जो है ना स्थिति खराब है एजुकेशन के मामला में। जापान और चाइना में टेक्नोलॉजी इतना आगे तक गया, लेकिन भारत में नहीं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सरकार को? भारत में टेक्नोलॉजी में विकसित होने का कारण ये 1-2 साल नहीं है। शुरू से ही ऐसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, शुरू से ही। जैसे कि देखिए अदर जो कंट्री होता है उसमें साइंस को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे अगर बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से कोई भी सवाल पूछिए तो उसको लॉजिकली जवाब दिया जाता है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर वैसा जवाब नहीं दिया जाता। हम लोग को बचपन से बताया गया था कि जो चांद में दाग है ना वहाँ पर कदम का एक पेड़ है, या एक जो है ना बूढ़ी मैया झाड़ू लेके जो है बैठी हुई है। तो ये बच्चा को वो संतुष्ट हो गया, बच्चा उसको जवाब मिल गया, अब वो सोचेगा वैसा ही। अब देखिए वहाँ पर मूवी भी बनता है, हॉलीवुड देखिए तो साइंस से रिलेटेड होता है। अब एवेंजर्स देख लीजिए, टाइम मशीन देख लीजिए, इसमें क्या है कि सारा क्वांटम फिजिक्स को उसमें दिखाया गया है। तो बच्चा शुरू से वही दिख रहा है। अब हम लोग का यहाँ भोजपुरी बनता है भौजी को दिखाया जाता है। तो ये बच्चा के मन में भी जो है ना शुरू से वैसा ही उसका माइंड विकसित होगा, ठीक है। और भी जो भी गार्जियन है उसको जो है ना लॉजिकली जवाब देना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ पूछ रहा है बचपन से ही तो उस पर लॉजिकली जवाब देना चाहिए। और सरकार ऐसा नहीं कि इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार आप देखिए हर स्कूल कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के लिए सारा सुविधा दिया गया है। अब इसमें स्कूल के टीचर का लापरवाही है, सरकार का नहीं। सरकार सैलरी दे ही रहा है और प्रैक्टिकल का सारा सामान सारे स्कूल कॉलेजेस में पड़ा हुआ है। सारा प्रैक्टिकल का सामान हम खुद जहाँ से पढ़े वहाँ पर सारा प्रैक्टिकल का सामान तो देखे, लेकिन आज तक कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम बोल सकते सरकार का भी दोष है। हाँ सरकार का भी है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके विकसित होगा हम लोग का देश में टेक्नोलॉजी के मामले में। सरकारी जॉब लेने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता? देखिए शॉर्टकट से मैगी बन सकता है, जॉब नहीं लिया जा सकता है। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। सरकारी जॉब लेने के लिए आपको जो है बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। और शॉर्टकट इसका कोई तरीका नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। क्या फिजिक्स में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगा कल दिन कि एक तरफ आलू डालें दूसरी तरफ सोना निकल जाए? हाँ ऐसा टेक्नोलॉजी मेरा स्टूडेंट लोग ही बना सकता है और किसी के बस, हाँ और किसी के बस का बात नहीं है। तो आप लोग पढ़िए बढ़िया से और ऐसा मशीन बनाइए कि इधर से आलू भरिए उधर से सोना निकले। सर आप ऐसे बच्चों से फ़ी नहीं लेते हैं जिनके मम्मी या पापा या दोनों नहीं होते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए ये हम गोड्डा के सभी टीचर से कहना चाहते हैं और हमको लगता है कि सभी टीचर ऐसा करते भी होंगे।
हम ऐसे करते हैं, बाकी टीचर पता नहीं करते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से करना चाहिए कि पैसा के वजह से किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। अगर उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पैसा के वजह से उसका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे पैसा देते हैं, उनमें से अगर 2 बच्चा पैसा नहीं भी दिया तो कुछ नहीं जाएगा। तो जिनके मम्मी पापा नहीं है उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। मम्मी पापा क्या क्या, अगर पापा नहीं है सिर्फ मम्मी है तो उनसे भी पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसे 1-2 ही बच्चा होते हैं, तो 1-2 बच्चा अगर पैसा नहीं दे तो कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए आप गोड्डा के सभी टीचर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनसे फ़ी नहीं लिया जाए, ताकि पैसा के वजह से किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। आप क्लास में बोलते हैं ए भैया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कब बोलते हैं हम, कभी जैसे कोई बहुत आसान सा सवाल पूछ दिए, गोले का क्षेत्रफल अगर पूछ दिए, गोला का क्षेत्रफल, तो बच्चा क्या जवाब देगा? 4 पाई आर स्क्वायर है। तो बोले ए भैया, इतना आसान, ऐसे बोलते हैं। अक्सर हम ए भैया बोलते हैं क्लास में। आप मैथ और फिजिक्स को भाई क्यों बोलते हैं? मैथ और फिजिक्स भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, मैथ के बिना जो है ना फिजिक्स एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। और जो फिजिक्स का फादर है सर आइजैक न्यूटन, वही जो है ना मैथ में कैलकुलस का खोज किया है। तो मैथ का ही एक तरह से देखा जाए कैलकुलस का फादर हुआ वही। तो एक ही फादर, फिजिक्स का भी एक ही फादर मैथ का, इसलिए हम बोले दोनों भाई है। और मैथ जो है ना पढ़ना ज़रूरी है फिजिक्स को समझने के लिए, और हर जगह पर मैथ यूज होता है, साथ साथ में मैथ ही चलता है, इसीलिए हम बोलते हैं मैथ और फिजिक्स भाई है। क्या आपका फेवरेट कलर पिंक है? देखिए, हम जो है ना अक्सर बोर्ड में जब बताते हैं, डिजिटल बोर्ड में अलग अलग कलर आता है, तो हम बच्चा को पूछते हैं कौन सा कलर से लिखें। अभी कुछ दिन पहले ये बड़ा वायरल हुआ था तो इसीलिए चल रहा है। हाँ, तो हम क्लास में अक्सर पूछते हैं कि बोलिए ना कौन सा कलर से लिखें, तो बच्चा जो है बोलता है कि सर पिंक कलर से लिखिए, क्योंकि पिंक कलर थोड़ा सा दिखता है अच्छा, लड़की लोग का फेवरेट होता है, तो लड़की लोग बोल देती है कि सर पिंक कलर से लिखिए ना, पिंक कलर से लिखिए। मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, क्योंकि मेरा नाम आकाश है और आकाश खुद ब्लू है, हालांकि हम काला हैं लेकिन आकाश ब्लू है, ठीक है। इसीलिए मेरा फेवरेट कलर जो है ब्लू है। देख लीजिए, मेरा बाइक भी ब्लू है, मेरा फ़ोन भी ब्लू है, मेरा घड़ी भी ब्लू है, हर चीज़ ब्लू है। ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट मूवी क्या है? 2 मूवी है फेवरेट, एक है विवाह मूवी और एक है नदिया के पार। नदिया के पार हमको बहुत अच्छा लगा, हम अक्सर देखा करते हैं, बहुत बार देखे मैं नदिया के पार मूवी। और तो नदिया के पार मूवी इसीलिए लगता है क्योंकि वो जो है ना अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, वैसा ही है, भैया का साली है, उसमें भी भैया का साली होता है, मेरे भी भैया का साली है, तो बड़ा ना रिलेट कर पाते हैं अपने से, तो अच्छा लगता है। और पहले से ही जो है ना नदिया के पार मूवी में कहानी वैसा है कि सबको अच्छा लगता है। मतलब भैया की साली से कुछ रिलेशन नहीं, बस वही मजाक चलता अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। आपका फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग वही है, नदिया के पार ही है। नदिया के पार में जो गाना है कि कौन दिशा में लेके चलेगी मोटरिया, वही वाला है। आपका फेवरेट फूड क्या है? दाल चावल हमको बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल चोखा या भुजिया बहुत पसंद है। और फास्ट फूड में? फास्ट फूड तो हम उतना पसंद नहीं करते हैं, फास्ट फूड में हम एग रोल ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, और आपका फेवरेट प्लेसेस क्या है जहाँ पर आप घूमना चाहते हैं? फेवरेट प्लेसेस मेरा वृंदावन है, वहाँ पर हम गए हुए हैं। राधा कृष्ण। हाँ, वहाँ एक प्रेम मंदिर है, वहाँ का माहौल ही एक अलग है। आप वहाँ एक बार चले जाइए तो वहाँ से फिर आने का मन नहीं करता है। वहाँ का वातावरण अलग है, चारों तरफ जो है कृष्ण भगवान का गुणगान मिलेगा और भजन मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, वहाँ अच्छा लगता है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम तो सही मायने में बता, हमको फ्री फायर दिल से बहुत अच्छा लगता है। आउटडोर में? आउटडोर में हम शुरुआती दौर में क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट देखते हैं। खेलते नहीं है अभी खेलते नहीं है, गांव में जब थे तभी खेलते थे। अच्छा। अभी खेल नहीं पाते हैं इसलिए नहीं खेलते हैं, सकले नहीं करते हैं। आपके लाइफ का फेवरेट पर्सन कौन है? मेरे लाइफ का फेवरेट पर्सन मेरे सर है, बरजेश सर, उनसे हम बहुत इंस्पायर हैं। आपको फिजिक्स से इतना प्यार है तो फिजिक्स के बारे में 2 लाइन गुनगुनाइए, कुछ लिखे आप। ठीक बोलते हैं। देखिए, कैसे मैं बताऊं कि ये फिजिक्स क्या है, अजी कैसे मैं बताऊं कि ये फिजिक्स क्या है। दिन और रात का होना, धूप और बरसात का होना, तुम्हारे दूर होते हुए भी वीडियो कॉल में तेरा और मेरा मुलाकात का होना है। कैसे मैं बताऊं ये फिजिक्स क्या है। कण कण में फिजिक्स है, माँ की चूड़ी और बहन के कंगन में भी फिजिक्स है। कैसे मैं बताऊं कि ये फिजिक्स क्या है।
बहुत अच्छा। बस यही है, 2 लाइन लिखे थे हम। कब लिखे थे ये हम जब 2021 में जब क्लास स्टार्ट किए थे तभी, अच्छा, तभी का ये है। फाइनली पूरे पॉडकास्ट में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमको यहाँ पर आने का मौका दिए तो अच्छा लग रहा है। हमारे मंजिल इंडिया के सभी दर्शक को हम कहेंगे कि जितना अधिक से अधिक जनसंख्या में हो सके इस चैनल से जुड़िए, जिससे आपको जॉब से रिलेटेड या मोटिवेशनल, ये हर तरह का जो है वीडियो इसमें आपको मिलेंगे। बिल्कुल। या अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या एग्ज़ाम के लिए जो गाइडेंस चाहिए, वो हर तरह का चीज़ इस चैनल में आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जितने भी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो मंजिल इंडिया के साथ जुड़ें। क्लास 11th वाले तैयार हैं। हाँ, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। धन्यवाद सर, और धन्यवाद सभी को जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। तो बहुत सी जानकारी मिलते रहेगी, बने रहिए हमारे चैनल पे मंजिल इंडिया। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको यहाँ पर आने का मौका दिए। चलिए, मंजिल इंडिया के सभी दर्शक को मेरा फिर से एक बार नमस्कार।